एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, वर्क करती है। बिल्कुल, आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप इस चीज़ को बहुत गहरी तरीके से जानते होंगे। क्या एक चार्ट में लिखा हो सकता है सब कुछ कि मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी? ज्योतिष में कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वत्रम न विद्या न बलम च। जो हमेशा फलता है वो भाग्य फलता है, विद्या और बल इन दोनों से कुछ नहीं होता। जब सब कुछ लिखा हुआ ही है, जब हम कुछ बदल ही नहीं सकते, तो फिर ये माणिक पन्ना पुखराज क्यों? देखो, बिल्कुल क्लियर जो बात है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं जी ये पहन लो जादू हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं बहुत लंबे अरसे से ये काम करता हूँ, मैंने कोई जादू नहीं देखा। जब हमें कोई कामयाबी मिलती है हम कहते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट। क्योंकि देखो, कोशिश तो हर कोई करता है, पर जो कामयाबी है वो सबको नहीं मिलती। गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह लिखा हुआ है, छाला सब ने मारियां करता करे सो हुए। छाला मतलब छलांगे, कोशिशें सब ने की। जब भगवान जी करना चाहते हैं जिसके साथ, उसके साथ होता है, बाकी सब जो है वो साइड पे हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है। हमारे पॉडकास्ट के एक और खूबसूरत अंश में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बात करेंगे, जो है जेम्स, यानी नग, रत्न। राइट? हमारे भारत में रत्नों की बहुत मान्यता है। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, मगर एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। आपने किसी के हाथ में कोई हरे रंग का पन्ना देखा होगा, तो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में रेड कलर का रूबी देखा होगा, या कोई और नग हो सकता है, कोई और रत्न हो सकता है। मगर ये रत्न क्यों पहने जाते हैं, कौन पहनता है? बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि इन्हें पुखराज नहीं पहनना चाहिए, किसी को नीलम नहीं पहनना चाहिए, इसको इस तरह टेस्ट किया जाता है। और इतनी ज़्यादा धारणाओं और अवधारणाओं के बीच में बहुत सारे डाउट्स और मिथ्स आते हैं, बहुत सारा फ्रॉड भी शामिल है। आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा अपने इर्द गिर्द। बड़ी सामान्य सी बात है कि जी कोई नीलम खरीद के लाए और किसी एक्सपर्ट ने बताया कि ये तो कांच का टुकड़ा है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में होता है। रुद्राक्ष में बहुत होता है। कितने लोगों के घर आप एक मुखी रुद्राक्ष देखते हैं। अभी रिसेंटली मैं किसी से मिली, आज हमारे बीच में एक एक्सपर्ट भी हैं, उनसे मैं पूछूंगी कि एक मुखी रुद्राक्ष तो आसानी से मिलता ही नहीं है। तो रुद्राक्ष क्या है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है, एक्चुअली में एनर्जी वाइज अच्छा होता है या सिर्फ एक बीज है। इसके साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे सवालों पर हम बात करेंगे। और मैं इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे बीच में आज एक ऑलराउंडर गेस्ट मौजूद है। मिस्टर पंकज खन्ना जी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, जेमोलॉजिस्ट हैं, सर्टिफाइड एस्ट्रो जेमोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर हैं खन्ना जेम्स के। तो एक एक मिथ को वो आपके क्लियर करेंगे, चाहे वो रुद्राक्ष से जुड़ा हो, चाहे वो किसी रत्न से जुड़ा हो, और या फिर आपके ग्रहों से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हो। मिस्टर पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आप तो बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स पे जाते हैं, बात करते हैं, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप स्पेसिफिकली बिजनेस में हैं, बिजनेस से ये एस्ट्रोलॉजी आया या एस्ट्रोलॉजी से बिजनेस में आए? एस्ट्रोलॉजी से बिजनेस में आया। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की हमने सर? देखिए, जो मैंने ज्योतिष सीखा, और ज्योतिष में जो रेमेडीज हैं सब, उनका जो संबंध है वो रत्नों से होता है जी। रुद्राक्ष से होता है। तो बाजार में लेकिन जब हम उस चीज़ को प्रिक्योर करते हैं तो ज़्यादातर जो जेमस्टोन्स हैं वो हीटेड, ट्रीटेड या बिल्कुल नकली, बहुत कुछ फेक्स जो हैं सारे बिक रहे हैं। तो जो भी आपका क्लाइंट है, अगर आप उसको चाहते हैं कि उसको जो है प्रॉपर रेमेडी मिले, प्रॉपर रिजल्ट मिले, तो आपको उसको ऑथेंटिक चीज़ देनी पड़ेगी, तभी काम होगा। करेक्ट। तो इस चीज़ को असर्टन करते 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 ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में जो है हम एंटर कर गए। वाह। और एक लंबी जो है जर्नी है, एक लंबा सफ़र है, जो कि 1985 से शुरू होता है, 1985 से। फिर उसके बाद 87 में इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया, फिर धीरे 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 चीज़ों को बनाया गया। तो टोटल जो सिनेरियो है
उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ज्योतिष है, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा शास्त्र है जिसको कि वेदों में कहा जाता है कि ये वो आँख है जिससे कि आप दूर तक देख सकते हैं। तो वेदों में जो सभी हमारे शास्त्र हैं उसमें इसको जो है आँख का नाम दिया गया, वाह। ताकि इससे आप दूर तक देख सकें, आप समझ सकें कि जीवन क्या है, क्यों है, और उस पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, किस डायरेक्शन में जो है जीवन जाएगा। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो उसके लिए फिर और उसमें एक हिस्सा जेमस्टोन्स का भी आ जाता है, उसमें एक हिस्सा जो है वो रुद्राक्ष का भी आ जाता है, उसमें फिर ऑटोमेटिकली मंत्रों का भी जो है प्रभाव होता है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो तो रेमेडीज़ में आएंगी ना, तो रेमेडीज़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, वर्क करती है। बिल्कुल, आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप इस चीज़ को बहुत गहरी तरीके से जानते होंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। कौन बता सकता है हमारे बारे में, हमारे जीवन में क्या होगा? या क्या एक चार्ट में लिखा हो सकता है सब कुछ कि मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी? देखो, मेरे पास एम्पिरिकल एविडेंस है, मेरे पास जो एक बहुत लंबा एविडेंस है, मैं काम ये करता हूँ। जी। जो प्रॉपर हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, पराशरी ज्योतिष बोलते जी। हैं, क्योंकि वो एक मेन ऑथर हैं जिनकी बुक्स हम पढ़ते हैं। वो किसी भी चार्ट के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके चार्ट के द्वारा बताया जा बहुत कुछ बताता है। डे टू डे अफेयर्स तो नहीं बताएगा, हाँ। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ इवेंट्स है उसको प्रिसाइजली वो बता सकता है। वो बता सकता है कि इसका जीवन कब कैसे चलेगा, क्या इसकी स्ट्रेंथ्स होंगी, क्या इसकी वीकनेसेस होंगी, ये व्यक्ति कैसा होगा, और इसको जो एनवायरनमेंट है कितना सपोर्ट करेगा, कितना एनवायरनमेंट इसके अगेंस्ट जाएगा, ये उससे कैसे लड़ेगा, और कितनी जीत को पा पाएगा। क्योंकि देखो, कोशिश तो हर कोई करता है, पर जो कामयाबी है वो सबको नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह लिखा हुआ है, छाला सब ने मारियां, करता करे सो होए। छाला मतलब छलांगे, कोशिशें तो सब ने की। जब भगवान जी करना चाहते हैं जिसके तभी साथ, होता है। उसके साथ होता है, बाकी सब जो है वो साइड पे हो जाते हैं। तो ये जो भाग्य नाम की चीज़ है, ये जो वो अनजान फोर्स है जो हमारी लाइफ्स को ड्राइव कर रही है। क्या होता है, जो भी व्यक्ति होते हैं सबके साथ होता है, इंक्लूडिंग मी, यू, एवरीबॉडी। जब हमें कोई कामयाबी मिलती है हम कहते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट और जब परेशानी आती है तब हम जो है वो मंदिर में भागते हैं, बिल्कुल। कहते हैं भगवान जी ये क्या कर दिया आपने, ये ऐसे हो गया, अब मैं क्या करूं, परेशानी है। तो ये चीज़ तो सबके साथ चलती है, लेकिन वो सब कुछ जो है वो मोटा मोटा जो है पूर्व निर्धारित है, पहले से लिखा हुआ है। हमारी ईगो जो है उसके बीच में ज़रूर आती है कि मैं करता मैं हूँ, लेकिन करता मैं नहीं हूँ, करवाने वाला कोई और ही है। वही व्यक्ति के अंदर उस तरह की जो है वो प्रवृत्तियाँ देता है कि वो उस तरह के एक्शन करेगा, उस तरह के काम करेगा, उसको सक्सेस मिलेगी, एनवायरनमेंट भी उसे सपोर्ट करेगा, कामयाब हो जाएगा, वाह। एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि डे टू डे अफेयर्स ये नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे बैठकर ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हम इतने प्रिसाइज हो सकते हैं कि किसके साथ कब किस पल पर क्या होगा ये प्रिडिक्ट हो सकता है। तो ये बात सही है कि गलत है? करीब करीब असंभव है। तो इसका मतलब जो वो पब्लिक फोरम पे बोल रहे हैं वो सच तो नहीं है? सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी कहेगा कि मैं प्रिसाइजली कल आपके साथ क्या होगा, आप जो है वो दाल चावल खाएंगे या रोटी और सब्जी खाएंगे, कोई बता देगा? ऐसा संभव नहीं है। वाह। हमारे पास कोई ऐसे टूल्स नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है
जो कि बता सके, और कोई भी ऐसा बता नहीं सकता। वो तुक्के मार सकता है या कुछ और कर सकता है, कर नहीं सकता, वो ऐसा कोई तो नहीं कर। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक पैटर्न बता रहा है आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, आप विल पावर वाइज कैसे होंगे, या जिंदगी कैसी रहेगी, एक दिशा दिखा रहा है एस्ट्रोलॉजी। एग्जैक्टली। जैसे जो बेसिक चीज़ है, जो जैसे हम कोई भी चार्ट देखते हैं तो चार्ट को देख के पता चल जाता है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि जीवन को निर्धारित करती जी। हैं। जैसे कि ये व्यक्ति की जो है लाइफ के पर्टिकुलर जो एरियाज हैं उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी। जैसे इसके पास इनकम कितनी जनरेट कर पाएगा ये, इसके खर्चे कैसे होंगे, इसके जो है जो फैमिली, लार्जर फैमिली कितनी इसके लिए सपोर्टिव होगी, हाँ जो एनवायरनमेंट है कितना सपोर्टिव होगा। होगा। ये सब चीज़ें भाग्य है ना, तो इन सब चीज़ों का एक अच्छा अंदाज़ा लग जाता है। फिर उसके बाद है कि आपकी स्ट्रेंथ्स कैसी होंगी, क्योंकि परिस्थितियाँ तो हमेशा फेवरेबल नहीं नहीं होंगी। होंगी बिल्कुल। कोई व्यक्ति उसमें से फाइट करेंगे, कुछ जो है वो इजी रास्ता लेके निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये सब तो जो है चार्ट बताता है। फिर उसके बाद वो ये भी बताता है कि कौन सा टाइम है जबकि प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। जब प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं उस टाइम पे आप गलती भी करोगे तो भी जो महादेव हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। और कोई टाइम ऐसे होंगे विद बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स रिजल्ट नहीं आएंगे। नहीं आएगा। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता भी है कि भाई हम एफर्ट्स तो बहुत कर रहे हैं मगर हमें उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब कोई आपके पास चार्ट लेकर आते हैं तो उसमें मेजर क्या चीज़ें आप देखते हैं और किस तरह से आप उन्हें रेमेडीज और सोल्यूशन देते हैं? देखिए, जब भी कोई चार्ट हमारे सामने आता है सबसे पहले हम एक ही चीज़ देखते हैं, इस व्यक्ति का भाग्य कितना स्ट्रांग है। फिनिश्ड। ज्योतिष में कहा जाता है भाग्यम फलति सर्वत्रम न विद्या न बलम च। जो हमेशा फलता है वो भाग्य फलता है। विद्या और बल इन दोनों से कुछ नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ चार्ट में देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि इस व्यक्ति का भाग्य कैसा है, और उसके हिसाब से ही उसका पूरा जीवन चलेगा, उसके हिसाब से ही वो एफर्ट करेगा। देखिए, मैंने आपको पहले बताया ना, भगवान जी ने जिससे जो करवाना होता है वैसे ही वो उसमें प्रवृत्तियाँ देता है। जी। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भाग्य और प्रवृत्तियाँ। जिस व्यक्ति को उसने सक्सेसफुल बनाना है उसको वो ऐसा एनवायरनमेंट देगा, उसके अंदर ऐसी विल पावर देगा, उसके अंदर वो सब कुछ डालेगा, तभी तो वो कल को उस पोजीशन पे बैठेगा ना। बिल्कुल। मैं कई बार लोगों को ऐसे बोलता हूँ, अगर मान लो भगवान जी चाहते हैं कि एक दिन अखाड़े में मैं एक बड़े पहलवान को मसल के रख दूँ, तो वो पहले मुझे वैसा बनाएंगे ना, वैसा एनवायरनमेंट देंगे, वैसी मेरे अंदर से विल देंगे, ताकि मैं खूब बार पिटूंगा, खूब कसरत करूंगा, तब ऐसा शरीर बनेगा ना कि वन फाइन मॉर्निंग में खड़ा हुआ अखाड़े में और मैं किसी को परास्त कर दूंगा। Correct. सपनों में तो होगा नहीं। नहीं बिल्कुल। तो वो चीज़ पहले जो है वो जो भगवान जी हैं वो हमारे अंदर डालते हैं, जिसे हम प्रवृत्तियाँ बोलते हैं। तो अगर आपकी प्रवृत्तियाँ जो हैं पॉजिटिव है, आपकी जो पर्सनैलिटी उसमें ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप बहुत एफर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आप जो है अपने एरिया ऑफ वर्क में सक्सेसफुल होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 साल बाद होंगे जरूर। ठीक है। अगर कर्म, एक तराजू मैंने आपके सामने रखा है, एक पलड़े में कर्म है, दूसरे पलड़े में भाग्य है। आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तो लोगों का भाग्य भी देखते हैं, मदद भी करते हैं उसे बेहतर करने में, सुधारने में। आपके लिए कौन सा पलड़ा भारी है? देखिए, ये पलड़ों की कहानी नहीं है, जो कहानी है वो भाग्य की है। जो कर्म है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि भगवान ने जिसको कामयाब बनाना है उससे वो वैसा कर्म करवाता है। वो प्रवृत्तियाँ बचपन में बहुत छोटी उम्र में आपको देखने में मिल जाती हैं। किसी भी व्यक्ति के जो है आचरण में, उसके व्यवहार में, उसकी सोच में
वो कहते हैं ना कि जिन पौधों ने बहुत बड़ा होना होता है, बहुत तंदुरुस्त होना होता है, उनके जो पत्ते होते हैं उनकी शेप ही अलग होती है, उनकी चमक ही अलग होती है। इसी तरह हर व्यक्ति अलग है, वो वैसा जो है शुरू से ही आपको दिख जाएगा। वही भाग्य है। कर्म तो हमारे हाथ में नहीं है ना। आप चाहें कि, या मैं चाहूँ कि मैं ऐसा कर्म कर लूँ, कैसे करूँगा? अभी मैंने आपको अखाड़े की बात बताई। अब जहाँ मैं रहा वहाँ पे अखाड़ा ही कोई नहीं था। अगर आपकी फैमिली में वैसी ट्रेडिशन ही नहीं थी, अगर वो चीज़ें थी ही नहीं, तो वो नहीं एनवायरनमेंट ही नहीं मिला आपको, तो आप पहलवान कैसे बनोगे? बिल्कुल सही बात है। तो पहलवान बनाने के लिए, अगर आपको भगवान ने पहलवान बनाना है, तो पहले तो आपको फैमिली का सपोर्ट होगा ना। फैमिली में कोई पहलवान होगा जिसको देख के आप जो है एक तरह से सोच रहे होंगे, हाँ मैं भी ऐसा बनूंगा। कहीं अखाड़ा भी होगा, आपको राइट टाइम पर गुरु भी मिलेगा, तब जाके आप वो पहलवान बनोगे बन जो कि पाएंगे। किसी को भी परास्त करेगा। बिल्कुल। एक डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट में तो वो पौधा बन ही नहीं सकता। अगर हम चाहें, बरगद का पेड़ जो है वो एक रेगिस्तान में उगेगा, नहीं उग सकता। नहीं उग सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। उसके तो लिए वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। आपसे जो मैं बात करके समझ पा, मैंने ये सवाल कई लोगों से पूछा है इससे पहले, तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि नहीं, कर्म बड़ा है, हम अपने भाग्य को कर्म से बदल सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कर्म करने के लिए ईश्वर प्रेरणा देता है, आप कर्म भी वही करते हैं जो प्रकृति ने, ईश्वर ने, जो भी लार्जर फोर्स है उन्होंने डिसाइड कर रखा है। यानी आप जब पैदा हुए हैं तो एक पर्पस, एक डायरेक्शन लेकर पैदा हुए और आप उस दिशा को नहीं बदल सकते। तो मेरे अंदर जो इच्छा है, जो इच्छा शक्ति है, जो भूख है, वो भी उसी की दी हुई है। मैंने कुछ किया तो हम तो पपेट है, फिर हमारे हाथ में तो कुछ है ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा अहंकार हमें कहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जी। ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, पर ऐसा होता नहीं है। जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिल्कुल। इसे उत्तर महाभारत के रूप में बताया जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद जो अर्जुन है वो तो महारथी है, उसने युद्ध जीता है, तो वो जो है द्वारकाधीश, द्वारका गया हुआ होता है वो। तो जब वो वापस जाने लगता है तो श्री कृष्ण से बोलते हैं, कुछ गोपियाँ हैं, इन्हें तुम इंद्रप्रस्थ, अरे इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ और जी। जो ये सारा एरिया है, तो मथुरा में इनको छोड़ देना, तो सेना ले जाओ, क्योंकि रास्तों में भील जो है वो हमला कर सकते हैं। वो कहता है, मैं सेना ले जाऊं, मैं जो है वो अकेला ही काफ़ी हूँ। तो वो गोपियों को लेके जो है वो चल पड़ता है। रास्ते में भील इलाका आता है, भील इलाका आता है तो भील हमला करते हैं और वो जो है गोपियों को कंट्रोल में कर लेते हैं। तो इसलिए जो है एक अवधि में ऐसे बोला जाता है, मनुष्य नहीं समय होत बलवान, भीलन छीनई गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो जो भी कुछ हो रहा है उसमें मैंने आपको बताया ना, जब अच्छा हो रहा होता है मेरा अहंकार है, आई एम द ग्रेटेस्ट। करेक्ट। जब बुरा हो रहा होता है मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, अच्छा होना भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। नहीं है। जब समय पॉजिटिव होता है तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो हैं वो फेवरेबल बैठती हैं, और जब समय नेगेटिव होता है तो आप जो मर्जी कर लो, होना ही नहीं कुछ। तो ये जो बिगर पर्पस के लिए लोग आए हैं, जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, इनका ही चुनाव अच्छे जीवन के लिए क्यों हुआ, बाकी और जो गरीब है उनका चुनाव क्यों नहीं हुआ? ये भेदभाव प्रकृति ने क्यों किया? ये कहीं देखिए, इसका आंसर, जैसे अगर आप उपनिषद भी पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह पे ऐसा बताया जाता है कि जो नचिकेता है वो यम से पूछता है कि मुझे मृत्यु का भेद बताओ। तो बहुत लंबी उसमें कहानी है कि यम उसे बोलते हैं तो ये ले ले वो ले ले, लेकिन मुझसे मृत्यु का भेद मत पूछ। लेकिन उपनिषद में अल्टीमेटली मृत्यु का भेद नहीं बताया जाता। एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा, जहाँ जितनी खोज मैंने की, मुझे नहीं मिला। इसी तरह जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं बड़ा गूढ़ प्रश्न है। हम
ऐसा मानते हैं कि ये हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है। जब तक वो जो कर्मों की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है, तब तक हम एक बहुत जो है पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में देखेंगे। यद्यपि क्योंकि मैं लोगों को बहुत क्लोजली देखता हूँ, उनके जीवन को देखता हूँ, तो ऐसा कोई भी जीवन नहीं होता जो कि कष्टविहीन हो। वो जो महादेव है ना, वो किसी न कहीं एक कील सबको छुपा के रखता है, तभी हम उसे याद करेंगे, स्मरण करेंगे। तो ये जो सारी कहानी है बहुत गूढ़ है, लेकिन फिर भी हिंदू ऐसा मानता है कि मेरे पूर्व जन्मों का कर्म है, जो कि कहीं ना कहीं मेरा जो लाइफ आज मैं लीड कर रहा हूँ उसके रूप में मेरे पीड़ाओं में, मेरे पॉजिटिव में, सब चीज़ों में वो जो है कहीं ना कहीं मेरे अपने कर्म हैं जो कि सामने आ रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो कर्म है अपने वो पॉजिटिव करो, ताकि आगे आपका जीवन अच्छा रहे। अच्छे का मतलब है कि वो पीड़ा से मुक्त रहे। बिल्कुल, किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को मानसिक है, किसी को परिवार नहीं है, परिवार है तो पैसा नहीं है, मतलब सबकी ज़िंदगी में दुख है। हमें जिनकी आइडियल लाइफ दिखती है ना, उनके साथ भी 2 घंटे बैठते हैं तो हंसते, तीसरे घंटे वो भी कहते रहे ये तकलीफ है सॉल्व नहीं हो रही है। तो जीवन की उसने कहानी बना के ऐसी भेजी है कि कहीं ना कहीं हर प्राणी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पंकज सर, जब सब कुछ लिखा हुआ ही है, जब हम अब कुछ बदल ही नहीं सकते, तो फिर ये माणिक पन्ना पुखराज क्यों? हाँ, देखो, बिल्कुल क्लियर जो बात है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं जी ये पहन लो जादू हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं बहुत लंबे अरसे से ये काम करता हूँ, मैंने कोई जादू नहीं देखा, मैं किसी जादू के बारे में बात नहीं करता। ये जितनी चीज़ें होती हैं ये हमारे डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं। ये हमारे, जैसे एक मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं 62 इयर्स का हूँ, तो मुझे अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो ढले ना जल्दी, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, मैं करता हूँ। मेरे साथ के और भी लोग हैं जो बहुत एफर्ट करते हैं, कुछ नहीं लोग नहीं करते। जो नहीं करते उनकी जो बॉडी है वो जल्दी परेशानी देनी शुरू कर देती है। तो इसी तरह से जो ये जेम्स हैं, जैसे पन्ना की आपने बात की, पन्ना जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, हमारे जो पूरा नर्वस सेल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करता है। वो साइमल्टेनियसली वो मरकुरी की जो कॉस्मिक रेज हैं उनको हमारी बॉडी में ज़्यादा एंटर करवाता है। तो जब वो ज़्यादा एंटर करवाता है तो उससे बहुत सारे चेंजेस हमारे ऑरा में, हमारे पूरी पर्सनैलिटी में आते हैं। वो अल्टीमेटली हमारी जो सक्सेस की तरफ डायरेक्शन है उसको इम्प्रूव करते हैं, मोल्ड करते हैं, मैजिक नहीं करते। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो ये सब तो कर्म का हिस्सा है। हम जैसे पूजाएं करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ये सब जो है हमारे कर्म का हिस्सा है। जैसे हम दवाई खाते हैं ताकि हम तंदुरुस्त रहें, बिल्कुल। अगर कोई परेशानी आती है हम उसके लिए इलाज करते हैं ताकि वो जो परेशानी है वो जल्दी चली जाए। जैसे जुकाम भी होता है ना किसी को, तो डॉक्टर से भाई 7 दिन तो ये चलेगा ही चलेगा, हाँ, कुछ कर लो तुम। हाँ सही। तो ये कर लो तो आपको जो है वो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, लेकिन 7 दिन तो इसमें चलना ही है, लेकिन फिर भी दवाई लेते हैं हम। इसी तरह से ये जितने रत्न हैं ये हमारी ओवरऑल जो सोच है, पर्सनैलिटी है, उसको इम्पैक्ट करते हैं। उससे हमारे भाग्य में कुछ परिवर्तन लाते हैं, मैजिकल परिवर्तन नहीं लाते। तो ये जो लोग कहते हैं कि सोने में पुखराज पहन लो जी, तुम्हारे कुंडली में राजयोग है, वक्त बदल जाएगा, ये सब झूठे क्लेम्स हैं। देखो वही मैंने आपको बताया ना, मैजिकल रेमेडी नहीं है ये। अगर मैं बोलूँ ऐसे वक्त बदल जाएगा, जादू हो जाएगा, तो वो मैजिकल रेमेडी हो जाएगी। सॉरी टू से सर, पर दे आर यूजिंग दिस लैंग्वेज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अगर मेरी पत्री में बृहस्पति पॉजिटिव प्लैनेट है और मैं पुखराज पहनता हूँ,
तो जो बृहस्पति जी हैं वो तो सबसे बड़े ग्रह है ना, नेक्स्ट टू सन। जी। सबसे पावरफुल प्लैनेट जो है वो बृहस्पति है, जो धरती को अपनी ग्रेविटी से भी पकड़ के उसने रखा हुआ है। हमारे सबके जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एजुकेशनल पोजीशन है, जो आपका लाइफ में स्टेचर है, जो आपकी फैमिली है, जो आपकी वेल्थ है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, जादू नहीं हो जाएगा। वो अगेन उस पूरे कार्मिक बैलेंस के साथ जुड़ा हुआ जो है कहानी है। जो भाग्य में होगा तभी आप पुखराज पहन पाएंगे। जी। और जो है उस तरह का एफर्ट करने के भी लिए तो प्रेरणा है वो ऊपर से ही आएगी ना। जब वो प्रेरणा आएगी, आप उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे रेमेडी हो जाएगी। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, कितने तरह के रत्न होते हैं? जैसे नवरत्न मैंने सुना है, शायद 9 होते हैं, जो भी। कितनी तरह के रत्न होते हैं और किस किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, जो बेसिक जेमस्टोन्स हैं वो तो यही हैं: पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा, मोती, गोमेद और लहसुनिया। यही जो है नवरत्न है हमारे। तो मतलब सूर्य के लिए माणिक, चंद्र के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, और उसके बाद बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, और उसके बाद राहु और केतु के लिए जो है आपके ये दोनों प्लैनेट कैट्स आई और गोमेद और लहसुनिया। हाँ, ये इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे मेन जो है रत्न हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट में जगह जगह पे इनका वर्णन दिया हुआ है। जो ज्योतिष के टेक्स्ट हैं उसमें इनका वर्णन दिया हुआ है। बाकी बहुत सारे आजकल जो हैं वो सेमी प्रेशियस, लुक अलाइक्स बहुत कुछ बाजार में बिक रहे हैं। उनका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव होता नहीं है। जो पराशर ऋषि होरा शास्त्र है वो क्लियरली ऐसा बोलता है कि जो बृहस्पति के कई प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है, उनमें जो बृहस्पति का रत्न है वो पुखराज है। तो वो ये नहीं कहता कि पुखराज की जगह आप कोई लुक अलाइक भी पहन लो तो वो भी वैसा कोई काम करेगा, ऐसा नहीं होता। ये लोगों ने बना दिया है कि भाई जो पुखराज नहीं पहन सकता, क्योंकि ज़्यादातर लोग, पुखराज बहुत महंगा होता है, नहीं पहन पुखराज सकते। तो महंगा होता है, तो इसलिए उसका लुक अलाइक जो है वो गोल्डन टोपाज, जिसे हम सिट्रीन बोलते हैं, सुनहला बोलते हैं, जी। वो पहना जाता है जी। तो पर उसका कोई इतना इफेक्ट होता नहीं होता है। यानी जिस ग्रह के लिए जो रत्न है वही। अब ये कैसे आप सजेस्ट करते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, तो जो ग्रह कमज़ोर है उसको मजबूत करने के लिए रत्न पहने जाते हैं। रत्न क्यों पहने जाते हैं? देखिए, मैंने आपको बड़ा बेसिक सिंपल चीज़ बताई, भाग्यम फलति सर्वत्रम। तो हमारा जब एक ज्योतिष के पास एक जब पत्री आती है, उसका जो काम है वो है कि जो इसका भाग्य उसे प्रबल कर दो। भाग्य प्रबल हो जाएगा तो अपने आप बाकी सब चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी। हाँ। भाग्य को प्रबल करने के लिए लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी, इनके ग्रह पहने जाते हैं, इनके ग्रहों के रत्न। ये क्योंकि तीनों भाग्य स्थान है। फिर कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती, जैसे मान लो किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो 7th लॉर्ड का रत्न पहनाया जाता है, या प्रोफेशन की प्रॉब्लम्स हैं तो 10th लॉर्ड का रत्न पहनाया जाता है। इसी तरह से अगर मान लो वाइफ की प्रॉब्लम है, पत्नी नहीं मिल रही तो हीरा पहनाया जाता है, पति नहीं मिल रहा तो मूंगा पहनाया जाता है। तो वो पर जो है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं। हाँ, और ये समीकरण एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। जिसने इस चीज़ का पढ़ा हुआ है और इसकी प्रैक्टिस की हुई है वही बता पाएगा। हर एस्ट्रोलॉजर भी रत्न नहीं सजेस्ट कर सकते। देखिए, जब तक उसको उस चीज़ का उसके पास प्रमाण नहीं है, उसने वो काम ही नहीं किया हुआ, कैसे करेगा ना। बिल्कुल। इसके लिए बहुत लंबी जो है वो कहानी होती है, एक दिन में सीखे जाने वाला ये शास्त्र नहीं है। अभी आज बहुत सारे लोग आपको ऐसे सुन रहे होंगे जिनके हाथ में कोई ना कोई रत्न होगा।
अब वो भी बेचारे सोच रहे होंगे ये असली है कि नकली है। तो एक तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि जब हम रत्न खरीदते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में इस समय सबसे ज़्यादा नकली चीज़ें मिल रही हैं। वो बिल्कुल इतना सिमिलर बना देते हैं कि देख के आप अंतर नहीं पता कर सकते। तो क्या सर्टिफिकेशंस देखने चाहिए या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमें ये रत्न खरीदते हुए? किसी किसी एक एक रत्न का आप बता सकते हैं अगर तो। देखिए, जब भी हम कोई रत्न खरीदते हैं तो जो रत्न शास्त्र है वो एक जो है गहन शास्त्र है। वो जैसे ज्योतिष गहन शास्त्र है, जी। एक दिन में इसको नहीं सीखा जा हाँ, सकता। बिल्कुल। कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसी मैजिकल तरीका नहीं है कि मैं आपको 15 मिनट 20 मिनट में जो है बता दूं कि आप रत्न कैसे चुनेंगे। तो एक लेमैन के लिए जो एकमात्र तरीका रह जाता है वो रह जाता है कि गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज़ हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो जेम एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को बेसिकली बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसमें वो काम करता है। तो इसकी एक एजेंसी है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्पॉन्सर्ड बॉडी है एक। इस एजेंसी ने, ये जो बॉडी है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसने हिंदुस्तान भर में जगह जगह पे लैब्स बनाई हुई हैं। ठीक है। उन लैब्स में जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि जेमस्टोन ओरिजिनल है या नहीं है। ओके। और एक जो है कलकत्ता में सर्वे ऑफ इंडिया की लैब है, वहाँ भी ये चीज़ पता चल जाती है। लेकिन सर अब ये तो खरीदने के बाद हम टेस्ट करवा सकते हैं ना? आप इंसिस्ट करिए जिससे भी खरीद रहे हैं कि वो आपको वहाँ का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। ओके। और फिर जाके आप उसको फिजिकली चेक करवाएं कि ये सर्टिफिकेट और जो जेमस्टोन आपने खरीदा वो सेम है या नहीं है। बिल्कुल। अब बहुत सारे थोड़ा सा कष्ट करना चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट लैब्स भी हैं जो सर्टिफिकेशन देते हैं। गवर्नमेंट लैब्स में और प्राइवेट लैब्स के सर्टिफिकेशन में क्या अंतर होता है? देखिए, एक तो होममेड लैब्स होती हैं, वो जस्ट एक प्रिंटिंग मशीन रखी हुई है उन्होंने, वो उससे वहाँ से वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म एंड फिगर में हो सकता है वो, उसका तो कोई तात्पर्य नहीं है। सही बात है। तो जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो प्रॉपर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के स्पॉन्सर्ड लैब्स हैं वहीं का होना चाहिए। यहाँ जो सर्वे ऑफ इंडिया की लैब कलकत्ता में है वहाँ का होना चाहिए। ओके। तभी उसकी ऑथेंटिसिटी है। हाँ, करेक्ट। अभी एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैंने अभी तक किसी से पूछा भी नहीं, मैंने सुना भी नहीं है ये सवाल। कई बार जब हम जेमस्टोन लेने जाते हैं ना, तो वहाँ पर किसी ने अपना पुराना जेमस्टोन दिया था या बेचा था, या होता है ना जब लोगों का वज़न बढ़ जाता है, बहुत दिन पहनते तो भी 6 रत्ती का है, मुझे 8 रत्ती का या 7 रत्ती का दे दो। तो वो जो पुराना जेमस्टोन है वो जनरली लोग दूसरे किसी बंदे को वो वैसा चाहिए तो ले लेते हैं। क्या किसी का उतरा हुआ पहना हुआ जेमस्टोन पहना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसका तो जो इससे अच्छा तो नहीं पहनो, क्योंकि आप जो दूसरे की जो नेगेटिव एनर्जी सारी उस पर एब्जॉर्ब हुई थी, अब तो उसको ले रहे हो ना, तो वो तो आपको नुकसान ही करेगा। तो अगर तो पॉजिटिव चीज़ें भी तो आ सकती हैं, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आया हो उसको पहन के। नहीं, देखो, जब भी आप जेमस्टोन पहनोगे तो उसका काम क्या है? उसका काम है जो उस पर्टिकुलर प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में डालना। हाँ। प्लस आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को खींचना। मान लीजिए ब्रेस, आपने पुखराज की अभी बात की, आप एक रेगुलर पुखराज पहनेंगे जब, तो वो आपके जो बृहस्पति की नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो वो आपके उसमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ देगा ना। तो वो नेगेटिविटी तो आप अपने घर पास ला रहे हो, जब आप वो लाओगे तो आपको अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकता, वो तो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। तो जेमस्टोन अगर लेना है तो नया ही लेना है? नया ही लेना है, किसी ऐसी जगह से नहीं लेना जहाँ पे कि वो रिटर्न भी ले लेते हैं। और जो कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैंने ये जो है पहना है, मैंने ₹1,00,000 का ख़रीदा, जब भी मुझे लगेगा मैं 80,000 रुपये का वापस कर दूंगा, मेरे पैसे तो सेफ हैं। इससे अच्छा फिर गोल्ड का बिस्कुट खरीद लो। सही बात है, वो ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अगर मैंने दिया, मान लीजिए मेरा है कोई रत्न है, मैंने पहना, मैंने अंगूठी जाके दे दी, तो जिसने दिया उसको भी कुछ नुकसान होता है क्या?
जिसने दिया, जिसने लिया, देखो कर्म की कहानी तो सब जगह चलेगी ना। आपके पास कोई फेथ से आ रहा है, देखो जो भी हमारे यहाँ जैसे जेमस्टोन लेने जो आता है उसको कोई शौक तो चढ़ा नहीं होता, सही बात है, किसी दिक्कत परेशानी में ही आते किसी हैं लोग। पर्पस से वो लेने आ रहा होता है, या तो कोई बहुत बड़ी एम्बिशन होती है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, दोनों में से एक चीज़ होती है। करेक्ट करेक्ट। तो अगर आप उसको प्रोडक्ट ही ठीक नहीं दे रहे तो आप नेगेटिव कर्म कर रहे हो। बिल्कुल। अभी आपने बोला कि जेमस्टोन पहनने से कुछ मैजिक नहीं होता, मगर कुछ तो बदलता है। अब कोई व्यक्ति है जिसे आपने या किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप ये नीलम पहन लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूलता कम करेगा, अनुकूलता ज़्यादा बेहतर लाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। अब उसे पहनने के पहले बहुत लोग बोलते हैं कि उसको अपने तकिए के नीचे रखो, उसको शरीर में बांध के रखो, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये सब करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो जो है वो है कि जो व्यक्ति सजेस्ट कर रहा है उसको कितनी नॉलेज और कितना अपने पे कॉन्फिडेंस है। ये तो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, कोई भी रत्न जब तक आपकी चमड़ी को टच नहीं करेगा उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये कोई जादू की चीज़ नहीं है। हाँ। कि आपने तकिए के नीचे रख दिया और पता नहीं क्या होने लग जाएगा। बहुत लोगों के साथ कुछ होता है पर वो साइकोलॉजिकल डर होता है उनके अंदर। जब तक कोई जेमस्टोन आपकी चमड़ी को टच नहीं कर रहा तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। होगा। ओके। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो 24 घंटे उसे टेस्ट कर सकते हैं। पर अगेन ये चीज़ जो है, जो सजेस्ट कर रहा है उसके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। ओके। और जैसे मैंने पहना तो किस तरह के डिफरेंसेस दिखने शुरू होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ। जो मर्जी किसी को मनी ब्लॉकेज के लिए कोई XYZ रत्न बताया, उन्होंने वो अंगूठी पहनी, तो क्या उन्हें 15-20 दिन, 1 महीने में कुछ डिफरेंस दिखता है? और अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि आपने तो बहुत लोगों को रत्न दिए होंगे, तो आपने कभी ऐसे रिजल्ट्स देखे कुछ? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई जेमस्टोन पहनते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसे आता है। जैसे हमारा एक जो हम फिजिकल बॉडी देख रहे हैं, इसके आसपास एक जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम ऑरा बोलते हैं। तो उस ऑरा के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आपने पन्ना पहना, जब आप पन्ना पहनेंगे तो सबसे पहले तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये गणेश जी का रत्न है। आपकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करेगा, आपकी पूरी एबिलिटी टू मेक टेक डिसीजंस को इम्प्रूव करेगा ये। उसके बाद आपके ऑरा में चेंजेस आएंगे। जो लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे उनकी परसेप्शन आपके बारे में चेंज हो जाएगी। जो लोग आपसे फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे, जैसे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, या आपके बारे में सोचेंगे भी, उनकी भी जो आपके बारे में जो पूरा एक दिमाग में खांचा होता है, सोच होती है, वो बदल जाएगी। जब वो चीज़ बदलेगी तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने पन्ना पहन लिया, कल जो है वो कुबेर का खजाना खुला और मेरे पास आ गया। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही। मैं जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं अभी तक, ऑन कैमरा मैं कह रही हूँ, किसी ने इस तरह से निकालो क्या कहते हैं आप मेरे पास आए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ऑथेंटिसिटी चेक करना बड़ा डिफ़िकल्ट है कि कौन सही है कौन नहीं है, क्योंकि कुछ जेनरिक फीचर सब बताते हैं। क्या जैसे किसी से भी हम मिलते हैं तो वो कुछ जनरल चीज़ें हैं जो बताते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी से जोड़ पाते हैं और फिर हम ट्रस्ट करने लगते हैं। अब जब से मोबाइल फ़ोन आ गया तब से बहुत सारी रील्स आ गई। मैं कई बार बोलती हूँ कि हरी घड़ी साउथ वेस्ट में लगा लो तो वहीं से फिर पैसा निकलने शुरू हो जाएगा। थिंग्स लाइक दिस पीपल हैव स्टार्टेड एग्जैजरेटिंग जो एस्ट्रोलॉजर्स ने किया है। तो लोगों को अब ये लगता है कि कोई रेमेडी इन्होंने बताई कि बुधवार के दिन चींटियों को कुछ खिला दो तो अगले दिन से सब कुछ बदल जाएगा। ये मिथ लोगों के अंदर आ गया है। इस वजह से जब हम किसी जगह जाते हैं ना, तो पहले इतनी आसानी से लोग जेमस्टोन्स नहीं बेचते थे। आज मैं ऋषिकेश जाती हूँ, मुझे हर दूसरी दुकान पे दिखाई देते हैं, सारे के सारे बेच रहे हैं। और कोई मतलब आप नाम लीजिए वो उनके पास है, बड़ा साइज छोटा साइज, इतने रत्ती उतने रत्ती, मेजर हम कर देंगे, देखते भी हमें कुछ भी नहीं, बट दे आर सेलिंग इट।
स्फटिक जैसे मैं बता रही थी, प्लास्टिक, वो कई बार तो पता चलता है कि ये स्फटिक नहीं है और वो स्फटिक बोल के वो चीज़ बेच रहे हैं। तो मार्केट में इतना ज़्यादा स्कैम है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है ये चेक कर पाना कि ये व्यक्ति कितना सही सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में भी हैं और साथ ही साथ जेमस्टोन्स भी सजेस्ट करते हैं। बहुत सारी समस्याओं के लिए लोग रेमेडीज़ बताते हैं। क्या आप हर चीज़ के लिए जब किसी की कुंडली देखते हैं जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं, या इसके अलावा भी और रेमेडीज़ आप कुछ बताते हैं कि भाई यहाँ आपको जेमस्टोन की ज़रूरत ही नहीं है? देखिए, जो जेमस्टोन्स के सिवाय रेमेडीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया मंत्र होते हैं। जी। मंत्र अपने आप में अगर प्रॉपरली किए जाए तो एक बहुत पावरफुल टूल है। बिल्कुल। मंत्र को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। जो मंत्र हैं वो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं। जब वो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस को क्रिएट करेंगे तो अगेन उनका भी जो इम्पैक्ट है वो आपके ऑरा पे ही आने वाला है। पूरा ब्रह्मांड के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है उसमें उस चीज़ों को चेंज करेंगे वो। जैसे बहुत लोगों के साथ क्या होता है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो रेगुलरली महामृत्युंजय का पाठ करते हैं तो अगेन मैं ये तो नहीं कहूँगा जादू हो जाता है, लेकिन उनकी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। वाओ। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे जिन्हें मान लो कोई रोग हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, उसके बाद बॉडी एक्सट्रीमली वीक हो गई, बॉडी ने जो है वो अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पा रहा, काम ही नहीं कर पा रहा, चल ही नहीं पा रहा, बैठ ही नहीं पा रहा, दवाइयाँ ले रहा है वो कोई काम ही नहीं कर रही। महामृत्युंजय के जाप से जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ये जो पूरे प्रोसेस होते हैं मंत्रों के, ये हमें जो है जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है उसके साथ जोड़ते हैं, उसकी एनर्जी को हमारे अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं, चेंज आ जाता है। वाह। बहुत सारे लोग जैसे क्या होता है, उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जैसे किसी को फेस करते हैं तो उनके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो बात ही नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं जो चीज़ वो जानते हैं वो भी बता ही नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर मान लो किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है और वो रेगुलरली जो है हनुमान जी का जाप करता है तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। वाओ। उसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये जो सिंपल चीज़ें हैं ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो जिसका ज्योतिष एक पार्ट है, रत्न एक पार्ट है, इसे बहुत बड़ी बुद्धियों ने इस चीज़ को बनाया हुआ है। बिल्कुल। हम लोग जो है इसका कुछ अभी अंश समझ पा रहे हैं। जी। हमारी तो पूरी जो संस्कृति है वो ऐसी बनी हुई है कि जब हम गाना भी गाते हैं तो वो भी किसी पर्टिकुलर राग के पे आधारित हाँ, गाते हैं। बिल्कुल। और वो राग जो है वो अपने आप में एक पूरी साइंस है। कोई राग है जो आप शाम को गाओगे, हाँ, कोई राग है जो आप सुबह को गाओगे। बिल्कुल। तो और जब हम कोई राग गाते हैं तो उसके साथ ताल भी निर्धारित है कि ताल कैसे बजेगी। तो जिस संस्कृति ने ये सब बनाया उस संस्कृति का ही पार्ट ज्योतिष है, उस संस्कृति का ही पार्ट जो है वो रत्न है। पर हाँ, आजकल जो है कमर्शियली जो उसको वो हो रहा है उसमें उन सब चीज़ों का अच्छे से बैंड बजाया जा रहा है। बिल्कुल। लोग जो है वो ज्योतिष सीख रहे हैं नेट से, बहुत मज़ेदार ज्योतिष सीख के आते हैं और बहुत मज़ेदार प्रश्न करते हैं। 6 महीने का कोर्स है, 99 रुपये में हो रहा है, फिर उसके बाद 10,000 में होगा। ऐसे करके बहुत सारे लोग सिखा भी वो रहे तो हैं। अब तो 99 रुपए वाले कोर्स की बात करें वो तो एक अलग बात। वैसे ही लोगों को इंटरनेट पे बड़ी मज़ेदार बातें सीखने को हाँ मिल रही हाँ हैं। हाँ, एक दूसरे को शेयर करते हैं सर। हाँ, हाँ। बुधवार के दिन गाय को घास खिला, आप नहीं देते ऐसी रेमेडी कि बुधवार के दिन गाय को घास खिलानी है? देखिए क्या होता है कि जैसे ऐसा माना जाता है कि जैसे मैंने बताया कर्मों की सारी कहानी है। हाँ। तो हमारे जो कर्म है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पीड़ा में है, आप उसको किसी भी तरह से हेल्प करते हैं। जैसे हमारी संस्कृति में बोला जाता है पानी देना जो है किसी को वो पुण्य है। इसी तरह आप किसी को मान लीजिए किसी मंदिर के बाहर जाके खाना खिलाते हैं तो अंबानी तो आके वहाँ खाना नहीं खाएंगे ना, वही खाएगा जिसको ज़रूरत है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक बैलेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो हमने कंक्रीट जंगल्स बना लिए हैं, इन कंक्रीट जंगल्स में जो है चिड़िया को खाने के लिए दाना ही नहीं मिलता।
तो अगर आप कहीं पे चिड़िया को खाने के लिए दाना दे रहे हैं तो वो एक अपने कार्मिक पूरे बैलेंस को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ओके। क्योंकि उसकी पीड़ा को ख़त्म कर हमने तो सारा कंक्रीट का बना दिया, पेड़ ही नहीं है। तो आपके नोएडा में तो बहुत अच्छे पौधे हैं, बाकी तो किसी जगह ऐसे मिलते नहीं। बिल्कुल तो इस कंक्रीट जंगल में जो चिड़िया है उसको तो अपना खाना ही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। जहाँ पे कीड़े थे वहाँ पे आपने दवाइयाँ डाल दी, कीड़े मर गए। वो जगह जगह से बीज उठा के खाती है, पौधे ही नहीं है। तो अगर आप उसको खाना दे रहे हैं तो वो आपके कार्मिक बैलेंस को इम्प्रूव करेगा। वो तो डेफिनेटली करेगा। जो भी आप अच्छा काम करेंगे, जो कि जेन्युइनली अच्छा काम करेंगे, ऐसा वाला नहीं कि मंदिर में पंखा लगवाया उस पर लिखा हुआ है ये भूतनाथ ने दान किया था, वो तो आप अपने दान का मजाक बना रहे हैं। करेक्ट। लेकिन अगर आप जो है प्रॉपर एक दान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। और ये कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए गाय है, लोग कहते हैं कि बुधवार को उसको घास खिलाओ। मुझे लगता है जब मिले भूखी मिले खिला दो। अब इसमें जरूर खिला दो। हाँ, इसमें ये तो दिस इज़ अ ड्यूटी। हम ये कहते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज़ सबसे फाइनेस्ट, स्मार्टेस्ट और डेवलप्ड रेस है अभी तक के यूनिवर्स की, जो हमारी समझ कहती है। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ दायित्व भी हैं। अब एस्ट्रोलॉजर्स को या कुछ रेमेडीज़ के तौर पर लोगों को बताना पड़ रहा है कि अरे आप अपनी मैंने बड़ी वीडियोस देखी, मेरे को हंसी भी आती है कि अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, उसको बदतमीजी मत बोलिए, वो शुक्र होती है। अब आदमी इसलिए नहीं उससे अच्छे से बात कर रहा है कि वाइफ है तो अच्छे से ट्रीट कर, मेरा शुक्र खराब ना हो क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। तो यहाँ पर भी लालच भी है। एक सवाल मैं इंटेंट और इंटेंशन से भी पूछना चाहूँगी। कोई व्यक्ति जो बहुत चलिए ये सब चीज़ें कर रहा है, रेमेडीज़ कर रहा है, और अंदर से बड़ा ख़राब है, वो कह रहा है कि इसको ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए, किसी को बढ़ते देखता है जलता है, ये सब चीज़ें चाहे वो कितने भी रत्न पहन ले असर करेंगी उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं करेगी। देखिए, जो एक नेगेटिव सोच है, कोई भी व्यक्ति हो जी, अगर वो क्राइम कर रहा है और जाके मंदिर में दान दे रहा है और वो सोच रहा है मेरा क्राइम जो है इससे कहीं ना कहीं मेरे कर्म जो हैं ठीक हो जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जो जजमेंट सिस्टम है, अगर हम किसी को भगवान मानते हैं तो वो तो बहुत पावरफुल और बहुत न्यायप्रिय प्राणी होगा ना। बिल्कुल। अगर वो हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसको मानते हैं कि वो बहुत न्यायप्रिय है, तो वो हमारी ओछी हरकतों से इम्प्रेस होगा? नहीं होगा। वो तो हमारे एक्चुअल कर्म, हमारी एक्चुअल सोच, उसी को एनालाइज करेगा ना। उसको हमारी सोच को समझने के लिए कोई टूल्स इक्विपमेंट नहीं चाहिए, उसको हम छुपा नहीं सकते। बिल्कुल, वो तो भावना है। वो तो भावना है, और वो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ एक जगह पे जो है विद्यमान है, वो तो हर जगह है, हमारे सारे कर्म देख रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि सिर्फ अंगूठी पहनने से कुछ होगा, डेफिनेटली बदलेंगी चीज़ें। मगर मैंने कई पॉडकास्ट पे इस चीज़ पर बहुत खुलकर बात की है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मंदिर में ऐसे घंटे बजाते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, और कहते हैं कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि घर पे उनकी माँ इंतज़ार करती है, उनसे वो कभी 2 पल बैठ के बात भी नहीं करते। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सारी जो कहानी है वो तो कार्मिक है। बिल्कुल। हिंदू मृत्यु को नहीं मानता। ये जो शरीर है जिससे आप मेरे से बात कर रहे हैं, आपके सामने एक शरीर बैठा है, इसकी तो बहुत पुरानी कहानी है ना, कई जन्म हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। कई जन्मों का फल जो है वो इस जन्म में भोग रहा है। वो कई उसने अच्छे काम किए थे, उसका अच्छा फल उसको मिला, कई उसने गलत काम किए थे, उसका नेगेटिव फल उसको मिला। ये शरीर तो खत्म होने वाला है, लेकिन ये जो आत्मा है ये तो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है ना। बिल्कुल। ये तो इन सारों कर्मों का जो भार लेके अगले जन्म में जाएगी। फिर मिलेगी। बिल्कुल। जब अगले जन्म में जाएगी तो वहाँ पे सारे जो है वो हिसाब किताब, लेख जोख सब हो जाएंगे। जैसे भागवत गीता में जो है वो क्या लिखा हुआ है कि जो भूतों को भजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो देवताओं को भजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, और जो मुझे भजता है हे अर्जुन वो मुझी को प्राप्त होता है। वाह। तो अगर आप जो है मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, उसमें गलत काम कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसी उधेड़ बुन में जो है आपका नेक्स्ट जन्म भी
जाएगा। जो चीज़ मनुष्य अपने जीवन के बिल्कुल एंड में सोच रहा होता है उसी वो फॉर्म में नेक्स्ट बर्थ लेता है वो। तो अगर तो जैसे हम कहते हैं भूतों को भजता है, मतलब वो मटेरियल चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है तो मटेरियल उसमें ही फंसा रहेगा वो। अगर वो देवताओं को भजता है, मतलब वो हायर फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो उसमें जो है फंसा रहेगा। लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए, जो कि अल्टीमेट हिंदू की जो है वो डिज़ायर है और पूरा हमारा रिलीजन ही ये है, मोक्ष चाहिए तो मुझको भज, मतलब मेरे को ही सिर्फ तू भज और इधर उधर अपना ध्यान मत भटका। जब तक मनुष्य इस फॉर्म में नहीं आएगा तब तक उसे ना तो पीस मिलेगी, ना वो अपने कर्मों के फलों से ऊपर उठ पाएगा। क्योंकि पीड़ा है ना, जो मनुष्य का जीवन है वो पीड़ा है। चाहे हम जो मर्जी बोलें सुपीरियर रेस है, बहुत मज़े कर रही है, ऐसा है वैसे, लेकिन एक जन्म के समय से पीड़ा है, रोता हुआ आता है और बहुत दुखी मन से जाता है प्राणी। ही मे बी एनी बॉडी लिविंग वट एवर लाइफ ही मे थिंक ही इज़ लिविंग, पर सारी कहानी तो इसी में सिमट जाती है ना। तो वो जो अस्तित्व है उसकी सारी कहानी तो हमारे कर्मों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। नीलम को लेकर लोगों में बहुत सारी अवधारणाएं हैं। लोगों को लगता है और बहुत सुनने को मिलता है बड़ा खतरनाक है और सब बना देता है तो बना देता है, बिगाड़ देता है बिल्कुल बिगाड़ देता है। ये क्या मतलब, अगर पॉजिटिवली कुछ चमत्कार नहीं कर सकता तो नेगेटिवली भी तो ये सब कुछ खत्म नहीं कर सकते होंगे। देखो, जो जब हम ज्योतिष को पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जो जज का काम करता है वो शनि है। जो शनि है वो न्यायाधीश है, वो न्याय करता है। जिस भी भाव पे जाता है, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, जिस भी भाव को देखता है, वहाँ से वो न्याय करता है। तो वो न्याय करता है। जो न्याय करता होगा वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है, आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। शनि जो है वो आपके चार्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, बहुत पावरफुल प्लैनेट है वो। और क्योंकि वो जज है तो वो सब चीज़ों को प्लैनेट्स की पोजीशनिंग के हिसाब से जज करेगा। उसको स्ट्रेंथन करने से, अगर आपके भाव में, आपके चार्ट में शनि जो है वो पॉजिटिव प्लैनेट है, तो मान लीजिए आपका लग्न जो है वो मकर है या कुंभ है, या फिर शुक्र के लग्न है आपके, या बुध के लग्न है, तो जो शनि है वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रेंड है। तो अगर आप उसे स्ट्रेंथन करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। शनि जो है, इसकी देने की क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और परेशान करने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा ही होती है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, आप तो सेलिब्रिटीज़ के साथ, बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर आम लोग जब आपके पास आते हैं तो किस समस्या को लेकर आते हो? जब ये हाई प्रोफाइल, मतलब अच्छी सोसाइटी के जो लोग होते हैं जिनको हम डिज़ायरेबल पोजीशन पे देखते हैं, जब ये लोग आते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस? परेशानियाँ सबकी सेम है। सबकी सेम है। सबकी सेम। मैक्सिमम किस चैलेंज के लिए लोग आते हैं? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। अच्छा। और मतलब फैमिली लाइफ टोटलिटी। करेक्ट। वो जो प्रॉब्लम है वो सबसे गहन होती है, पीड़ा वही दे रही होती है। ज़्यादातर लोग उसी चीज़ के लिए आते हैं। जो नंबर 2 फिर प्रोफेशन होता है, रोटी का जरिया। तो यही 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए या बिजनेस के लिए लोग ज़्यादातर बीमारियों के लिए नहीं आते, डिजीज़ वगैरह के लिए कम कंपैरेटिवली। ओके। एक और मैं क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगी, जो मैं पहले भी पूछना चाह रही, रुद्राक्ष। बहुत कम वीडियोस देखे हैं, बहुत कम लोगों के मुँह से सुना है। रुद्राक्ष है क्या, और क्या इम्पोर्टेंस है रुद्राक्ष की स्पिरिचुअल लाइफ में या मटीरियलिस्टिक लाइफ में? देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि जो रुद्राक्ष है वो एक बड़ी सरल चीज़ है जी। एक पेड़ है, रुद्राक्ष का पेड़ हम उसे कहते हैं जी। उसका जो फल की गुठली जो है वो रुद्राक्ष है। जैसे आम के पेड़ की गुठली होती है जी, ऐसे ही जो है रुद्राक्ष के पेड़ की गुठली है। ये पेड़ जो है पूरे हिमालयन रीजन में पाया जाता है। लेसर हिमालयस जो कि आपका इंडोनेशिया तक ये पेड़ जाता है।
सब जगह पे जो इसका फल होता है उसकी शेप, उसका साइज अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये वाला जो पेड़, इसका जो फल है, इसका जो बड़ा एक बेसिक पर्पज, जैसे मैंने बताया हर जो रत्न है उसका भी एक बड़ा बेसिक Yes. पर्पज है जो हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट करता है। जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं रुद्राक्ष की, वो हमें शांत करती हैं, काम करती हैं। इसीलिए आप देखते होंगे फोटो में, जैसे कोई ऋषि बनाया, कोई ध्यान में जा रहा है तो उसने अपने सारे शरीर पे रुद्राक्ष पहने हुए हैं, वो उसको काम डाउन करती है, उसके नर्व्स को काम डाउन करती है, पीस की तरफ ले जाती है, ध्यान की तरफ जाने में उसको आसानी होती है उससे। ये काम है रुद्राक्ष का बड़ा बेसिक लेवल पे जो है। उसके बाद इसके अलग अलग जो है फॉर्म्स हैं, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है, दो मुखी रुद्राक्ष है। इनके सबके अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, जो कि एक शिव महापुराण नाम से पुराण है, उसमें एक पूरा चैप्टर है जो कि रुद्राक्ष के ऊपर है। वहाँ पे हर रुद्राक्ष की जो इफ़ेक्ट है उस चीज़ को बताया गया है। जैसे जो दो मुखी रुद्राक्ष है वो चंद्र का रुद्राक्ष है, तो वो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जहाँ व्यक्ति को होती हैं वहाँ पे उसको पहनना फ़ायदेमंद हो जाता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो सूर्य का रुद्राक्ष है। देखिए, आपको एक जादू या एक मैजिक या एक अजीब सी धारणा के साथ नहीं, ऐसा समझना पड़ेगा, अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति की जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत वेल डेवलप्ड है। अगर उसकी कंसंट्रेशन पावर वेल डेवलप्ड है तो वो जिस भी फील्ड में होगा उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएगा, 100% फोकस कर पाएगा, उसका जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन है वो लंबा होगा। तो एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल व्यक्ति में जो डिफरेंस होता है वो तो यहीं पे आता है ना, कि उसका जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन कैसा है। अभी की और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जैसे हम अपनी शोले पिक्चर देखी होगी, सभी ने देखी होगी, उसमें जो गब्बर सिंह है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पावर नहीं दे रहा ना लेकिन वो अपने गिरोह में जो है पावरफुल है, अपने साथियों को गोली भी मार देता है, फिर भी बाकी लोग उसके साथ चल रहे हैं। तो उसमें कुछ जो है वो एक मैग्नेटिक फोर्स है ना, उसमें एक जो है वो एक पर्टिकुलर तरह का ऑरा है, उसका एक स्ट्रेंथ है जिसके कारण से सब लोग उसके पीछे चल रहे हैं। इसी तरह हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जब MP MLA बनते हैं तब उनको कोई एक्चुअल पावर मिलती है ना, उससे पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए तो बहुत लंबा सफ़र होता है और बहुत कठिन सफ़र होता है। तो वो लाखों लोग उसकी कोशिश कर रहे होते हैं। हर कोई चाहता है मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठूं, पर बैठ तो कोई पाता है ना। तो वहाँ जो है उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मेंटल एबिलिटी है ना। तो जो एक मुखी रुद्राक्ष है उस चीज़ को सिग्निफाई करता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष को लेके लेकिन बहुत भ्रांतियाँ, और लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जो ओरिजिनल मिलेगा आपको वो काजू दाने के शेप में होता है, गोल नहीं होता कभी भी। एक तो ये रामेश्वरम से आता है और एक इसकी छोटी सी वैरायटी होती है जो कि बिल्कुल जैसे चिलगोज़ा हम खाते हैं उस शेप का होता, उस साइज़ का होता है वो, और उसमें एक लाइन होती है, वो इंडोनेशिया से आता है। तो ये इसकी दो फॉर्म्स हैं जो कि एक्चुअल हैं। बाकी जो भी आप बाज़ार में देख रहे हैं एक मुखी रुद्राक्ष बिक रहा है, वो 3 मुखी या 2 मुखी के किसी अच्छे कारीगर ने 2 या 1 मुख बंद कर दिया उसका, और वो 1 मुख आपको दिखा रहा है वो। तो इसी फॉर्म में ये आता है और ये आपकी जो है कंसंट्रेशन पावर को बहुत इम्प्रूव करता है। तो जो विद्यार्थी हैं या जो भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेंटल डेवलपमेंट। जीत तो वहीं से आएगी ना। तो जो जीत जब वहाँ से आनी है तो उसको स्ट्रेंथन करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको पहलवान की बात बताई, जो पहलवान की जीत है वो भी ब्रेन से आती है। बिल्कुल सही बात है। जो कमांडो स्कूल है उसमें ऐसे कहा जाता है
कि जो कमांडो है वो घुटने से जो है कमांडो नहीं होता, वो तो यहाँ से होता है, उसके ब्रेन में वो पावर होती है, वो रिस्क लेने की, वो कर जाने की, तब वो जो है कमांडो होता है। माउंटेन ड्यू भी तो कहता है डर के आगे जीत है। सर अब रुद्राक्ष तो एक बीज है, अभी तो सारे एक जैसे होने चाहिए, एक मुखी का असर अलग, दो मुखी अलग, तीन मुखी, ऐसा उनकी कैसे? फॉर्मेशंस अलग है ना, उनमें जो नंबर ऑफ सीड्स है वो अलग है। जैसे अगर दो मुखी रुद्राक्ष को तोड़ेंगे तो उसमें 2 सीड्स निकलेंगे। अच्छा, ओके। 3 को तोड़ेंगे तो 3 सीड्स निकलेंगे। इस तरह से उसकी फॉर्मेशन अलग है, वो रुद्राक्ष होते हुए भी अलग चीज़ है। वाह, रुद्राक्ष जैसे मैं आपको बताता हूँ, आम आप खाते हैं? हाँ आम तो सारे एक हैं। हाँ। उनकी गुठली की फॉर्मेशन भी नियरली सेम है, लेकिन एक लंगड़ा है वो खटास में है, बहुत टेस्टी है। दूसरा जो है वो दुशहरी है, वो एक अलग टेस्ट में टेस्टी, डिफरेंट है ना दोनों। यस यस यस। इसी तरह से जो रुद्राक्ष है वो भी इतनी सारी तरह के अलग अलग होने के बावजूद रुद्राक्ष हैं वो सब, इनका इम्पैक्ट डिफरेंट आ जाता है। करेक्ट। ये रुद्राक्ष में भी क्वालिटी होती है, ग्रेड होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, सब चीज़ों में होते हैं। जितना बढ़िया रुद्राक्ष होगा, जितना साफ सुथरा होगा, जितनी उसमें जो अंदर इसके अंदर रेशे टाइप होते हैं, अंदर गहरे गड्ढे टाइप होते हैं, वो प्रॉपरली बने हुए होंगे, अट्रैक्टिव दिखेगा, उतना बढ़िया होगा ये। वाह। और रुद्राक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बहुत लोग हाथ में ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनते हैं, कंठी माला मिलती हैं, कंठी माला है ना, मिलती है। सिंगल भी लोग पहनते हैं। किस तरह से पहनना चाहिए इसे? देखिए, जो शिव भक्त है उसको जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, 1 से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष और साथ में गौरी शंकर, इसका कंठा बना के या तो पहन सकता है तो पहने, नहीं तो उसे अपने मंदिर में रखना चाहिए। ये जो है हमें शिव जी का जो आशीर्वाद है वो और बढ़ चढ़ के देता है। वाह। देखिए, चाहे जो है कर्म इम्पोर्टेंट है, हमारा भाग्य है, जो कुछ भी है, लेकिन हायर फोर्स के साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको बहुत सारे जीवन के जो कष्ट हैं उनमें से वो बहुत आराम से निकल जाता है। डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब आजकल तो हम जिस एरा में बैठे हैं वो एआई का एरा है, जेनजीज का एरा है। मैं तो एक तो देख रही हूँ कि जेनजीज बड़े इंटरेस्टेड है, वो लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड हैं, वीडियोस देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। कुछ नया आता है, जैसे अभी पायराइट की बहुत लहर थी, तो मैंने काफ़ी जेनजीज के हाथ में पायराइट, उनके हॉस्टल्स के रूम में भी मैंने पायराइट की वो प्लेट्स वगैरह देखी। तो ये जेनजीज का जो रुझान, झुकाव हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के या वैदिक साइंसेस पे जा रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो समाज है, जो लोगों की सोच है, तो हमेशा से सेम है। जो पंचतंत्र है वो करीब 5000 साल पहले लिखी गई थी। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो जो उसमें सब बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, और वो विष्णु शर्मा जी बता रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर जानवरों के, मुझसे बताया ना, जानवर सोच क्या रहा है या व्यक्ति सोच क्या रहा है, वो सेम है। वो हमारी लाइफ टाइम में भी सेम है, हमारी लाइफ टाइम से अगले कई 100 साल, 1000 साल सेम रहने वाला है। इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क है वो क्या है, जो अब लोगों के पास बहुत सारे ना मटेरियल मीन्स आ गए हैं बहुत चीज़ों को करने के लिए। जैसे अगर लेट से आप आज से 40 साल पहले इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे लोगों के पास जो मीन्स थे वो कम थे, जो सैलरीज होती थी बहुत छोटी होती थी, तो मेन जो फाइट होती थी वो किस चीज़ के लिए होती थी, दाल रोटी आटा चावल, सर्वाइवल। आज लोगों के पास मीन्स हैं और एम्बिशन है। जब मीन्स होते हैं तभी एम्बिशन होती है ना। तो एम्बिशन है तो वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ क्या है जिससे कि हम और आगे बढ़ सकते हैं। भूख है, लेकिन वो भूख जो है वो, देखो, जब हमेशा से भूख है इंसान में, इसीलिए पृथ्वी लोक में हमेशा से लड़ाइयाँ पड़ाइयाँ ढा 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 हो रहा है। भूख की कभी कमी नहीं रही, लेकिन वो भूख भी जो है तभी पनप पाती है जब वैसा एनवायरनमेंट मिले, जब व्यक्ति को ये देखे कि हाँ ये हो सकता है, मैं इस चीज़ को ढूंढ सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ।
तो वो भूख होती है उसके बाद वो, तो इंसान में तो कोई परिवर्तन ना आया ना आएगा, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है हमारा। जी सर, आज मार्केट में 500 रुपये का भी जेमस्टोन है, 5 लाख का भी। एक ही जेमस्टोन एक दुकान पे कोई कहता है हमारे यहाँ 500,000 में मिल जाएगा, कहीं पर वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का भी होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, जो डिफरेंस होना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ। जो भी रत्न है ये तो खान से निकाले जाते हैं ना। तो लेट्स से खान है जहाँ से रूबी निकलती है। मैं एक पर्टिकुलर माइन की बात करता हूँ, अलीपुर माइंस है कर्नाटका में, वहाँ से माणिक्य निकलता है, रूबी निकलती है। ज़्यादातर जो रूबी निकलती है वो तो ओपेक होती है और उसमें कोई शाइन नहीं होती, कोई पत्थर में चमक नहीं होती, बिल्कुल डल पत्थर होता है वो, और किसी भी लिहाज से देखने में वो रत्न की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी टेक्निकली वो रूबी है। तो ज़्यादातर क्वांटिटी तो ऐसी निकलती है। बहुत जो उसमें से हल्की क्वालिटी होती है उसकी तो मूर्तियाँ बनती हैं, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उनमें जो मानिक है इसकी भस्म इस्तेमाल होती है, तो उस पर्पज से यूज़ हो जाते हैं वो। उससे फिर जो थोड़ा सा हायर ग्रेड होता है वो तरह तरह की मालाएं बनाने में या और तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाने में यूज़ होता है, बहुत हल्की क्वालिटी होती है। तो किसी भी खान में से जो ऐसा पत्थर निकलेगा जो चमकीला है, पारदर्शी है, बहुत गुड लुकिंग है, वो तो बहुत थोड़ा सा निकलेगा ना। तो क्योंकि वो रेयर है और बहुत सारे एफर्ट के बाद वो पीस निकला है, तो वो महंगा होगा, उसकी क्वालिटी सब बिल्कुल अलग होंगी। करेक्ट। तो इसी तरह हर रत्न की जो कहानी है वो ऐसी ही होती है, वो तो खान में से निकल रहा है ना। और जब खान में से निकलता है तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट खान में से निकलेगा तो बहुत लो क्वालिटी का होगा, तो उसका रेट भी वैसे ही आएगा। फिर अगर आपको बढ़िया जेमस्टोन चाहिए, लेट से एक बढ़िया रूबी की हम बात करते हैं, तो वो तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जेमस्टोन और एक नॉर्मल पत्थर को जो डिफ्रेंशिएट करती है वो है एक अच्छे जेमस्टोन को, एक अच्छे रत्न को सुंदर होना चाहिए, आई प्लीजिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपको देखते ही लगे वाओ क्या चीज़ है, मैं इसे पहन लूँ या मेरे पास ये हो। जब आपको वैसी फीलिंग आएगी तभी वो चीज़ जो है वो एक रत्न की परिभाषा में आएगी, वरना तो पत्थर है। पत्थर है, बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए उसकी क्वालिटीज़ में डिफरेंट होता है। हम लोग जब जैसे जेमस्टोन बेचते हैं तो हमारे पास तो सब तरह के क्लाइंट आएंगे। हर कोई जो है वो 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख का रूबी तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। कुछ हैं जो हज़ारों में कर पाएंगे, कुछ हैं जो थोड़े बड़े वाले हज़ारों में कर पाएंगे, जो लाखों में कर पाएंगे वो तो बहुत कम होते हैं ना। तो उसी तरह से इनकी ग्रेडिंग होती है। तो सभी तरह के जेमस्टोन जो हैं इसलिए इस तरह से ये बिकते हैं। करेक्ट। पहले भी जो राजा महाराजा होते थे वो जेमस्टोन्स पहना करते थे, उनके ताज में, उनके बाजूबंद में, कमरधनी में, सब जगह कपड़ों में यूज़ करते थे। तो क्या वो सिर्फ शान के लिए था या फिर वो उसके वैदिक सिग्निफिकेंस के लिए पहना करते थे? जो देखिए दोनों चीज़ें हैं। एक तो जो स्टोर ऑफ वैल्यू है वो रत्नों में जो है पहले बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम तो था नहीं था। अब मान लो कोई राजा है, हाँ। वो अचानक किसी परेशानी में पड़ गया, तो वो लेके क्या भागेगा जिससे वो दोबारा सेना खड़ी कर पाए। चांदी तो लेके भाग नहीं सकता, सोना भी मुश्किल है, हीरे जवाहरात जो है वो उसके पास हैं तो उससे वो दोबारा सेना खड़ी करेगा। तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। करेक्ट। पर साथ ही साथ इनका क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है, आप देखेंगे जो भी व्यक्ति जो है बहुत उसने रत्न पहने हुए हैं वो यकीनन ही अपनी सोसाइटी में बहुत कामयाब व्यक्ति होगा, क्योंकि वो उन ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उसके साथ अलग से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक चीज़ और आप देखेंगे, जो भी व्यक्ति बहुत कामयाब है वो अपने रिलीजन से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा फेथफुल होगा।
उसको अपने भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा भरोसा होगा। कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो। जैसे अभी आप एक बीएसएफ ऑफिसर के बारे में बात कर रहे थे, तो इस तरह से जो इतनी कठिन जीवन को जी पाते हैं, उसको करते हैं, उनके अंदर भी एक अलग तरह की जो है आस्था होती है। उसके दम पे ही वो जो है सब कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साधारण व्यक्ति तो नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा, करेक्ट। एक और सवाल मेरा आपसे, जेमस्टोन खरीदते वक्त सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है? ये बहुत लोगों का सवाल है कि वज़न मैटर करता है, उसकी क्वालिटी, क्लैरिटी, या फिर वो कहाँ से आया, ओरिजिन क्या है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो वज़न है पहले, हम्म, कि आपको कितने की ज़रूरत है। जी। उसके बाद जो चीज़ है वो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि वो देखने में कैसा है, सुंदर है, अट्रैक्टिव है, पारदर्शी है, उसके ऊपर कोई जो है कट तो नहीं पड़े हुए, स्क्रैचेस तो नाखून नहीं, लगाने हाँ। से टूटा तो नहीं हुआ। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अभी मैंने आपको अलीपुर माइंस के बारे में बताया, तो वहाँ से बहुत बढ़िया रूबी निकलता है। वाह। कोई कोई पीसेस होते हैं जो बहुत शानदार रूबी होते हैं, इंडियन रूबी जैसे हम बोलते हैं। इसी तरह से अफ़गानिस्तान से भी आता है, आपका मेडागास्कर से भी आता है, मोज़ाम्बिक से भी आता है। जो बर्मा का रूबी होता है उसका रंग अलग होता है, तो वो अपने अलग रंग के कारण से सबसे ज़्यादा प्राइस कमांड करता है। वो उसका जो कलर होता है वो एक, जिसको आप लोग रानी रंग बोलते हैं, कुछ वैसा रंग होता है, प्याजी टाइप का। पिंकिश सा हाँ, उसका कलर होता है। ओके। तो वो सबसे बढ़िया रूबी होता है वो। वाह। तो जो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो पहले वज़न है, फिर ये कि वो सुंदर लगना चाहिए। बर्मा के भी कई रूबी ऐसे होते हैं वो बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, खान में से हाँ, निकलेगा पत्थर तो जैसे लगते हैं। पत्थर जैसे लगते हैं। तो वो तो ना तो कॉस्टली होते हैं, ना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ही नहीं होते वो। वाह। एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ खेल सकते हैं? जरूर। वन वर्ड हमको आंसर देना है, मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। कर्मा या लक, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लक। साइंस या स्पिरिचुअलिटी, आप किस में बिलीव करते हैं? स्पिरिचुअलिटी। फेथ या फियर? फेथ। हार्डवर्क या डेस्टिनी? डेस्टिनी। एआई या एंशिएंट विजडम? एंशिएंट विजडम। टाइमिंग या टैलेंट? टैलेंट इम्पोर्टेंट है। वाह। एनर्जी या स्ट्रैटेजी? स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंट है। सक्सेस या पीस, आपके लिए क्या ज़रूरी है? पीस जरूरी है। वाह। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ डिस्कशन करके। आपने इतनी खूबसूरती से आंसर दिए। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आप कहेंगे कि कोई ये रेमेडी करो बदलेगा, ये चीज़ पहनो ये बदलेगा, मंत्र ये है ये चेंज कर देगा सब कुछ। जो आम तौर पर हम देखते हैं वही हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर आपने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। आपने सारी चीज़ें एक बिलीफ के साथ बोली, जो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। देखिए, मैं ये काम पिछले 40 साल से ज़्यादा से करता जी हूँ, रोज़ करता हूँ, जी और लोगों पे उसका असर भी देखता हूँ। जी। तो मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने इतने टाइम में देखा है। वाह। आज आपको कोई बहुत difference सारे नहीं है। लोग देख रहे होंगे सर, बिलीफ के साथ, होप के साथ। आपने बहुत सारी जानकारी दी आज लोगों को। एक लास्ट मैसेज जो आप इन लोगों को देना चाहें, जिससे शायद इनको एक सही दिशा मिले। जो जीवन में अपने आप को डेवलप करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ध्यान ज़रूरी है, मेडिटेशन। दिन में कम से कम 10-15 मिनट का टाइम जो है वो ध्यान योग में दें। ध्यान योग का मतलब जो है वो अपने अंदर झांकना है, अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। और योग का मतलब कहीं भी ये टांग ऊपर कर लो, सिर नीचे कर लो, इससे नहीं होता। ध्यान योग जो है वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान योग करो 10-15 मिनट रोज़, आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी में, पूरे एनवायरनमेंट में जो है आप चेंजेस देखेंगे। वाह। पंकज सर, मेरे पास शब्द नहीं है जिस सच्चाई से आज आपने बातें कही। आपने एक भी चीज़ पे स्पाइस लगाने की कोशिश नहीं की। जब अक्सर मैं लोगों से बात करती हूँ ना, तो वो ये कहते हैं अरे एस्ट्रोलॉजर है, अरे वो तो बड़ा हाइप करके बातें बोलते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। बट आपका पॉडकास्ट में किसी के साथ शेयर करूँगी ना, तो वो पीस, वो क्लैरिटी, वो सच मुझे दिखा। क्योंकि हम सबको पता है कि
शायद एक अंगूठी सब कुछ नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ, जो आपने बोला कि जो प्रतिकूल चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा अनुकूलता की तरफ लाएगी। ये बहुत अच्छी लर्निंग, बहुत अच्छा लेसन आपने दिया। एक बहुत अच्छी बात आपने मुझे भी बताई और बाकी लोगों को भी, कि वो सब कर रहा है, वही कर रहा है। तो ये याद रहेगा मुझे। ये जो आज का पॉडकास्ट था वो एक बहुत आई ओपनिंग पॉडकास्ट था। अगर आज के बाद कोई भी वीडियो आप देखें जिस पे कोई कहे कि गाय को घास खिलाना हमारी ड्यूटी है, भूखी दिखे तो इंसान को भी खिलाते हैं तो उनको भी खिला देनी चाहिए, कोई कहे इससे किस्मत बदलती है, काउंटर क्वेश्चन करें। विश्वास में और अंधविश्वास में एक बहुत पतली सी लेयर है, बहुत पतली परत है, बस वो हम कब तोड़ के उस पार चले जाते हैं हम नहीं समझ पाते। पंकज सर का पूरा बिजनेस इसी के अराउंड है, मगर उन्होंने एक भी चीज़ आज झूठ नहीं बोली कि मैं ये बदल सकता हूँ। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी, जब मैंने उनसे कई बार कई सवाल किए, मुझे लगा कि अब बोलेंगे कि इससे सब बदल जाता है, ये ग्रह सब ठीक कर देता है। उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को बोला, तो कहीं ना कहीं ये सब साइंस बैक्ड चीज़ें हैं। ये वो एंशिएंट विजडम है जो हमें दी गई थी, मगर अब अलग तरह से स्पाइसेस के साथ कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ शेयर्स के लिए आपको परोसी जा रही है। तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी कि हम जो सुन रहे हैं उसको किस तरह से परसीव करें, किस तरह समझें। अगर कुछ बदल सकता है हमारा जीवन तो शायद हमारे कर्म और विचार, उन्हें जितना हम प्योर करें, बेहतर बनाएं, उतना अच्छा है। बाकी अगर जीवन में किसी भी पोजीशन पे, किसी भी स्टेज पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई एक एस्ट्रोलॉजर आपको हेल्प कर सकता है, पंकज सर की मैं सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऐसे सही लोग हमें जीवन में बहुत कम बार मिलते हैं। अगर लगता है कि कोई रत्न चाहिए तो अब सर्टिफिकेशन चेक करने की दिक्कत ना आए आपको, इसके लिए भी मैं आपको उनके सारे ब्रांड की डिटेल्स यहाँ डाल दूँगी। जिसको भी रत्न लेना है, जिसको कोई सजेशन चाहिए, कहीं पर स्टक हैं, एक सही चुनाव अब आपको मिल चुका है, एक सही गाइड अब आपको मिल चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप उन वीडियोस के झांसे में नहीं आएंगे कि यहाँ पर ये दीवार पर ये घड़ी टांग देंगे तो कुछ बदल जाएगा। ज़िंदगी में अगर कुछ बदल सकता है तो वो सही कर्मों से बदल सकता है, हमें वो करना है। और सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए मैंने आपके बीच में एक अच्छे एक्सपर्ट को लेकर आया। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वो जिन्होंने सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली और अभी भी उन्हें फेथ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि ये एक पॉडकास्ट उनका फेथ उन्हें वापस दे सकता है, विश्वास वापस दे सकता है। ये आज के लिए था। अगले पॉडकास्ट में हम मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ, कुछ और सवालों के साथ, आपके कुछ और मिथ्स के साथ, जिनको हम बस करेंगे और कुछ नए सुझाव आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।